Hello everyone. Today we are going to start with the history chapter Nationalism in India. And let me start. As we have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation states. इन द लास्ट चैप्टर हम लोगों ने देखा कि जो मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप है वो लास्ट पे नेशन स्टेट्स पे आके ख़त्म हुआ। उन्होंने नेशन स्टेट्स बना ली, लाइक कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो गया, यूनिफिकेशन ऑफ इटली हो गया। तो इस तरह से नेशन स्टेट्स बन गई। इट ऑल्सो मेंट अ चेंज इन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाई दे वर एंड वट डिफाइंड देयर आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। अब ये उनकी सोच में भी चेंज आया कि यू नो हु देवर, वो कौन है और क्या चीज़ उनकी जो आइडेंटिटी को डिफाइन करेगा, एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। न्यू सिंबल एंड आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज फॉर्स्ड न्यू लिंक्स। नए सिंबल्स उन्होंने अपने नेशनल फ्लैग्स बनाए, उन्होंने कुछ यू नो एलेगोरीज बनाई, उन्होंने नए नए गाने नेशनलिज्म के लिए लिखे। इन्होंने क्या बनाया, फॉर्स्ड मतलब कॉपीड, फॉर्स्ड न्यू लिंक्स एंड रीडिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ द कम्युनिटीज़। जो कम्युनिटीज़ पहले अलग अलग रहती थी अब वो इकट्ठी रहनी शुरू हो गई। जो कुछ इकट्ठी रहती थी लेकिन उनमें कन्फ्लिक्ट्स थे वो अलग हो गई। तो इस तरह से जो बाउंड्रीज थी वो रीडिफाइन हो गई उनकी। इन मोस्ट कंट्रीज द मेकिंग ऑफ दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस। और पता है कई कंट्रीज़ में ये बहुत लंबी प्रोसेस रही है, मेकिंग ऑफ दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी। हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस इमर्ज इन इंडिया। अब ये इंडिया में कैसे इमर्ज हुई ये हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ना है। इन इंडिया एज इन मैनी अदर कॉलोनीज़। पहले इस चैप्टर में ये कॉलोनीज़ का मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत बार आना है कॉलोनीज़ का मतलब। जब कॉलोनीज़ का मतलब होता है कि द जो सुप्रीम पावर एक देश होता है वो जब किसी दूसरे जो लेस पावर में होता है एक देश, उसके ऊपर अपनी हुकूमत बना लेता है। तो जो वो ज़्यादा पावर वाला देश है वो उसको अपनी कॉलोनी समझ लेता है कि ये मेरी कॉलोनी है। अब क्या है, जब अंग्रेज़ों ने इंडिया में आके राज किया तो इंडिया उनकी क्या बन गई, एक कॉलोनी बन गई। तो इन इंडिया एंड एज इन मैनी अदर कॉलोनीज द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। अब क्या था कि अब हमारे यहाँ पे जब अंग्रेज़ राज कर रहे हैं तो हमारे नेशनलिज्म की फीलिंग जो ग्रोथ है, फीलिंग है, उसकी ग्रोथ किसके ऊपर कनेक्ट करती है, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट की। जैसे जैसे हम लोग उनको अपने देश से बाहर निकालेंगे तभी हम अपने देश को अपना बना पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि इन इंडिया एज इन मैनी अदर कॉलोनीज द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। People began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism। ये जो कॉलोनियलिज्म के साथ जो ये स्ट्रगल करते थे उसमें वो अपनी उस प्रोसेस में वो अपनी यूनिटी को डिस्कवर करते थे। क्योंकि जब तक लोग इकट्ठे होकर स्ट्रगल नहीं करते तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। वो कहते हैं जब हम लोग वो एक एक बंदे को अपना दुश्मन मान लेते हैं, मतलब एक कॉमन, जैसे कि उस समय हम लोगों ने जो कॉलोनियलिज्म को अपना एंटी पार्टी मान लिया तो बाकी सारे जो सोशल ग्रुप से वो इकट्ठे हो गए, वो टाइड हो गए, उन्होंने एक बॉन्ड में बंध गए वो लोग। But each class and group felt the effects of colonialism differently. Their experiences were varied, and their notion of freedom were also not always the same. अब क्या था, लेकिन सारे ग्रुप्स इकट्ठे तो आ रहे थे लेकिन हर किसी ग्रुप के ऊपर जो कॉलोनियलिज्म का इफ़ेक्ट था वो अलग था, उनके एक्सपीरियंसेस अलग थे। और उन फ्रीडम को लेके उनका जो नोशन था, मतलब उनकी जो सोच थी, उनकी समझ थी, वो भी सेम नहीं थी। बट फिर भी वो फ्रीडम चाहते थे। किससे चाहते थे? अंग्रेज़ों से चाहते थे। द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी
tried to forge these groups together within one movement. अब महात्मा गांधी कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस ने महात्मा गांधी जी के अंडर हमेशा यही चाहा है कि ये जो सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं ये एक ही मूवमेंट के अंडर आके काम करें, बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कन्फ्लिक्ट। लेकिन देखो, जब सारे लोग एक साथ आ रहे हैं, सबकी अलग अलग सोच है, तो कभी ना कोई कन्फ्लिक्ट तो आ ही जाता था। यूनिटी कन्फ्लिक्ट्स के बिना इमर्ज नहीं होती। अगर हम लोग 10 लोग पार्टी भी कर रहे हों और वो पार्टी करने के लिए भी जब सलाह हो रही होती है, तब भी कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट आ ही जाता है। तो वो तो एक पूरे देश को इकट्ठा कर रहे थे। तो कन्फ्लिक्ट का मतलब कि थोड़ी बहुत मतभेद, काइंड ऑफ सोच अलग अलग हो जाना, कुछ लड़ाई काइंड ऑफ थिंग। तो in an earlier textbook, you have read about the growth of nationalism in India up to the first decade of the 20th century. अब देखिए, ये तो आप पहले भी पढ़ के आए हो, आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है, या नेशनलिज्म के बारे में, इंडिया के बारे में आपने कई और जगह पे भी इंडिया के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन ये आप लोगों ने पढ़ा है 1920 से या 1910 से पहले पहले। अब क्या है, इस चैप्टर में हम लोग 1920 से लेके या 1910 से लेके 1947 के बीच में जो टाइम था वो हम लोग पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम द 1920s एंड स्टडी द नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स. We will explore how the Congress sought to develop the national movement, how different social groups participated in the movement, and how nationalism captured the imagination of the people. अब इन्होंने कुछ क्वेश्चन बोले। पहला क्वेश्चन बोलता है कि हम लोग ये एक्सप्लोर करेंगे कि हाउ कांग्रेस सॉट टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट। अब कांग्रेस ने कैसे नेशनल मूवमेंट को डेवलप करने में हेल्प की। हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, कैसे अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने इन मूवमेंट में, जो ये कांग्रेस मूवमेंट की बात कर रही है नेशनल मूवमेंट की, उसमें कैसे पार्टिसिपेट किया। एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल। अब हम लोग मान लीजिए, हम लोग कोई चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, तो हम लोग कुछ इमेजिनेशन करते हैं ना उसके लिए। तो नेशनलिज्म के लिए लोग क्या इमेजिन करते थे, ये भी चीज़ हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। तो चलिए, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन है, ये पहला पार्ट है, हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। टिल द टाइम, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच।